देखो, पार्लियामेंट के अंदर 46% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, और उसमें 31% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती, ये सारे चार्जेस है। और ऐसा नहीं है कि केवल एमपीज है, हमारे एमएलए भी इसमें पीछे नहीं है। अगर मैं 2015 इलेक्शन की बात करूं तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत कर आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और अगर मैं 2019 चुनाव की बात करूं तो 70 में से 37 ऐसे जीत कर आए हैं जिस पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या एफआईआर दर्ज कर दिया, बल्कि ये वो चार्जेस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। इसका मतलब है कि पुलिस वहां गई है, उनको एविडेंस मिले हैं, आई विटनेस कंफर्म हुए हैं। ये वो चार्जेस हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है कि पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट्स ना दे और जनता इनको वोट्स ना दे। लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाई है। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस एडीआर नाम से ज्यादा जानते हैं लोग, इन्होंने 1999 में जो क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, उनके अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी, यह पीआईएल वहीं खत्म कर दी गई, क्योंकि ये जो नेता जिसे हम जितवा कर लाते हैं ना, उन सब ने मिलकर उस पीआईएल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज कर दी गई, तब हमें वो देखने को मिला जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी देखने को नहीं मिली थी। ये सारी पार्टियां, सत्ताधारी और ऑपोजिशन सब एक हो गई। सोचने वाली बात है, जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात होती है, जैसे कि यूरी अटैक हो गया, बालाकोट अटैक हो गया या वॉर वाली सिचुएशन होती है, तब भी ये पार्टियां एक नहीं होती हैं। लेकिन इस एक पीआईएल के अगेंस्ट में ये सारी की सारी एक हो गई। और ये सब चीज एक जगह आकर फंस जाती है कि इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी आदमी के खिलाफ फाइनल जजमेंट ना आ जाए, वो बेकसूर माना जाता है। बस इसी का ये फायदा उठाते हैं। अगर कोई आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल्स चार्जेस है, तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। यहां तक कि क्लर्क की जॉब के लिए भी उसको दिक्कत आ जाएगी। लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पे अभी जजमेंट्स नहीं आए हैं, अंडर ट्रायल है, उनको जेल में डाल रखा है। तो ये सारी बेनिफिट्स जो लॉ की है, जैसे कि बिना फाइनल जजमेंट्स के आदमी बेकसूर है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस पर लागू होता है। देखो, इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए मुश्किल हो जा रहा है एक ऐसा कैंडिडेट्स ढूंढना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो। एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से एक क्रिमिनल कैंडिडेट्स के 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं इलेक्शन जीतने के। एक क्लीन पर्सनालिटी के कैंडिडेट की तुलना में एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और पावर का कंबाइनली यूज कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल्स, पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठा करना हो, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी या कैंपेनिंग के लिए फंडिंग इकट्ठे करने हो, हर चीज में माहिर होते हैं ये लोग। इन्हीं सब जरूरतों के वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बन जाते हैं क्रिमिनल्स। देखो, पहले ये लोग इतने डिमांडिंग में नहीं थे। पहले बस भीड़ इकट्ठे करना और बूथ कैप्चरिंग तक ही लिमिट थी। लेकिन जैसे जैसे इनकी वर्चुअलिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बनते गए। देखो, पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिसाइटम फेलियर की वजह से पब्लिक्स की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट करना। आज के डेट में एफआईआर करने के लिए भी जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। यही अगर आप अपने कास्ट वाले नेता के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, लेकिन आपका काम कर देगा। तो ये जो सिस्टम कमजोर है, लोगों को मजबूर करता है ऐसे लोगों को वोट देने के लिए। और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि यह सिस्टम मजबूत ना हो। अगर क्लोज से देखा जाए तो हर नेता यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में ये कमियां हैं, और मैं तुम्हें सिस्टम से बचा लूंगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते वो खुद अमीर हो जाते हैं। देखो, इलेक्शन जीतने का सबसे आसान तरीका है, एक एरिया सेलेक्ट कर लो, उस एरिया की कास्ट कैलकुलेशन कर लो, और जो कास्ट मेजॉरिटी में है उसमें से एक रॉबिन हुड टाइप या बाहुबली टाइप का नेता खड़ा कर दो। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। और इन केस अगर कोई ज्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज्यादा समझ आ गई हो, तो छोटा सा एक दंगा करवा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगी। तुम्हें वोट करना, सीएमएस, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा 2019 चुनाव में 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हुआ है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है इलेक्शन में। अमेरिका भी इस काम में इंडिया से बहुत पीछे है। अब देखो, कोई भी इंसान अगर इतना पैसा खर्च करके जीत करके आएगा तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेगा ही देखेगा। ऐसे ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ते रहती हैं। कितने वैचारिक मतभेद हैं इनमें आपस में, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग की बात आती है,
ये सब एक जैसे राग अलाप करने लगते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। देखो, एक बार जब ये पावर में आते हैं ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है। और जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते हैं, उनका इन हैंड ट्रांसफर हो जाता है। हमारे यहाँ 144 पुलिस ऑफिसर्स 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहा है। और जब हमारे नेताओं की बात आती है, तो 47,000 पुलिस ऑफिसर 14,000 नेताओं की सिक्योरिटी में लगा दिए जाते हैं। अब बाहुबलियों को जो नेता बन के आए हैं, उनको क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? कभी किसी क्रिमिनल को देखा है किसी आईएएस, पीसीएस पुलिस वाले जी हुजूरी कर रहे होते हैं? बहुत ही वर्स्ट सीन होता है वो। हर साल रिपोर्ट आते हैं, 75% से ज्यादा लोगों को पुलिस वालों पे भरोसा ही नहीं है। इंडिया इकलौती ऐसी जगह है जहां इंसान पुलिस को देखकर सेफ फील करने की बजाय डरता है। एक 15 साल के बच्चे तक तो पता है कि आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है। लेकिन हमारी पुलिस कहेगी हमें नहीं पता, ये कहां से करते हैं, हम नहीं रोक सकते इसको। और ये जो वीक सिस्टम है, हमारे नेताओं को बहुत शूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रांग हो गई, इन सब नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। देखो, इंडिया की 65% आबादी 35 से नीचे है। और हमारा जो लोकसभा है उसकी औसत एज है 54 और राज्यसभा है उसकी 63.5 है। एक दो केस अगर छोड़ दें, तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता नहीं है। अगर आप गूगल करोगे ना, टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस, तो एक भी आदमी ऐसा नहीं आएगा जिसका फैमिली से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। आजादी के बाद 0.5% से कम पॉलिटिशियंस है जिसने अपने बच्चे को आर्मी में भेजा है। वहां ये लोग नहीं भेजते हैं अपने बच्चे को। हम लोग मैनिफेस्टो में इनसे डिमांड ही कहां करते हैं। इनके मैनिफेस्टो में हम लोग तो बस रिलीजियस मुद्दे देखते हैं मैनिफेस्टो में और खुश हो जाते हैं। इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एडेप्ट किया और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शैडो कैबिनेट, उसको छोड़ दिया। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते हैं। इसमें होता यह है कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल लूं, तो जैसे ही रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर असाइंड होता है, जस्ट उसके पैरेलल ऑपोजिशन पार्टी का भी फाइनेंस मिनिस्टर असाइन हो जाता है। और जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर की एक्टिविटी है, उसको ऑपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर लोगों तक पहुंचाता है। और ऐसा ही हर डिपार्टमेंट में होता है, जो लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चूंकि हर छोटी सी छोटी काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड रहती है, तो एक्चुअल में किस नेता की गलती है, ये पता ही नहीं लग पाता है। देखो, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पार्टी से हमें उनके मैनिफेस्टो में डिमांड करने चाहिए। लेकिन हम लोग तो हमेशा मंदिर और मस्जिदों के लिए ही लड़ते हैं। देखो, ये सारी कमियां जो है सिस्टम की, वो एकदम से तो ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन हम लोग जो एक चीज कर सकते हैं कि किसी क्रिमिनल को तो वोट ना दें। और ऐसा तो होता तो नहीं है कि सारे के सारे क्रिमिनल्स ही इलेक्शन में खड़े होते हैं। हमें बस इतना करना है कि जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल है, उसको वोट नहीं देने हैं। भले वो हमारे फेवरेट पार्टी का हो या हमारे कास्ट का हो। बस एक दो बार हमें ऐसा करना है, फिर इन लोगों को टिकट ही मिलना बंद हो जाएगा। हम जितनी रिसर्च अपनी मोबाइल खरीदने में करते हैं, उसकी 10% रिसर्च भी अगर इन कैंडिडेट्स के बारे में कर लेना, तो ये क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि अगर पॉलिटिक्स समाज सेवा है, तो सैलरी क्यों? और अगर नौकरी है, तो एग्जाम और क्वालिफिकेशन क्यों?